वन माई नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है कि भाई किस तरीके से यूरोप में जो नेशनलिज्म की फीलिंग है, राष्ट्रवाद की फीलिंग है, वो किस तरीके से आई। अब आप सोचोगे कि ये चैप्टर जो है वो हमें इंडिया में क्यों पढ़ाया जा रहा है। देखो इंडिया में इसलिए पढ़ाया जा रहा है बच्चे, क्योंकि पहले क्या होता था, सब जगह ना राजाओं का शासन होता था। अब एक टाइम ऐसा आया जब प्रजा जो थी वो राजाओं से बहुत परेशान हो गई थी और क्या लोग सोचने लगे थे कि हमारा भी नेशन स्टेट होना चाहिए, यानी कि एक ऐसे स्टेट होने चाहिए जहाँ पे लोग जो हैं एक दूसरे को कनेक्टेड समझे। दूसरे से पहले पता क्या होता था, सिर्फ राजा के प्रति लोग होते थे कि हाँ भाई हमारा राजा है, आपस में उनमें कोई भी कॉमननेस नहीं होती थी। कोई अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते थे, सब कुछ अलग अलग था, कॉमननेस नहीं थी। अब जब तक कॉमननेस नहीं आएगी तब तक आपके अंदर क्या हो रहा है, अभी राजा आप पे अत्याचार करे जा रहा है, आपको पता ही नहीं है कि ना आपका शोषण हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों को समझ में आने लगा तो क्या हुआ, राजाओं के खिलाफ पब्लिक खड़ी होने लगी, चर्च के पादरी वगैरह के खिलाफ पब्लिक खड़ी होने लगी, और फिर इस तरीके से धीरे धीरे ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग है आने लगी। तो भारत में भी तो पहले यही सब था ना भाई, राजाओं वाजाओं का शासन तो था। इसीलिए आपको जो है ये सब पढ़ाया जा रहा है कि भाई पूरी दुनिया में जो शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है, तो वो शुरुआत हुई थी यूरोप में। ठीक है, तो चलिए विदाउट डिले अब चैप्टर को प्रॉपर्ली शुरू करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। सबसे पहले आपको ना एक पेंटिंग दिखा रखी है। अब इस पेंटिंग में ना एमसीक्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस पेंटिंग में क्या दिखा रखा है, अब आपको यहाँ पर दिखा रखा है एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तस्वीरें आपको दिख रही होगी, मेरे को मैं दिखाती हूँ। ये आपकी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। इनके हाथ में, एक हाथ में तो क्या है, ज्ञान की मशाल है, और एक हाथ में क्या है, इंसान के अधिकारों का घोषणा पत्र है। ठीक है, धीरे धीरे समझ आएगा, तो घबराना नहीं इस चैप्टर में। अब ये पूरी लाइन से ये जो सारे लोग चले आ रहे हैं, ये कौन लोग हैं, ये यूरोप वगैरह के अमेरिका के लोग हैं। ठीक है, और ये क्या दिखा रहे हैं पिक्चर में, फ्रेडरिक सूरो ने, एक्चुअली फ्रेडरिक सूरो एक पेंटर थे, और पेंटर होने के नाते ना उन्होंने क्या किया, अपनी कल्पना करी कि दुनिया के देश जो हैं वो इन राजाओं से आज़ाद हो रहे हैं। ठीक है, तो जो आज़ाद हो गए हैं वो देश उन्होंने दिखा दिया स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से आगे। जो आज़ाद होने वाले हैं वो बिल्कुल लिबर्टी के पास, और जो पीछे पीछे आ रहे हैं तो ये सब क्या दिखाए हैं कि पूरी दुनिया के जो अलग अलग देश हैं वो भी आज़ादी चाहते हैं, और वो भी जो हैं वो इस लाइन में लगे हुए हैं। इस तरीके से उन्होंने कल्पना करी थी, बेसिकली कोई रियलिटी नहीं थी उस समय की, ये फ्रेडरिक सूरो जो थे चाहते थे। ऊपर आसमान में उन्होंने दिखाया कि जब इस तरीके से पूरी दुनिया जो है राजाओं के इस आतंक से कह सकते हैं आज़ाद हो रही थी, तो ऊपर से आसमान से जो परियां हैं, जीसस क्राइस्ट हैं, ये भी बहुत खुश हो रहे हैं और नीचे देख रहे हैं, इन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं। अभी पेंटिंग के बारे में, फ्रेडरिक सूरो की पेंटिंग है जिसे इंग्लिश में हम बोलेंगे द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन नेशंस। यानी कि फ्रेडरिक सूरो की इस पेंटिंग का नाम है विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न। देखो प्रजातांत्रिक का मतलब क्या होता है, प्रजातांत्रिक मतलब जहाँ पे प्रजा का शासन चले। ठीक है, तो क्या चाहता था जो फ्रेडरिक सूरो नाम का पेंटर था, वो चाहता क्या था अपने जीवन में, ये चाहता था कि हर जगह प्रजा का शासन हो, प्रजा के हिसाब से चीज़ें हों, प्रजातांत्रिक चीज़ें हों। ठीक है, प्रजा के पास पावर हो। और सामाजिक गणराज्यों का मतलब एक तरीके से होता है कि भाई लोग, जैसे होता है ना, लोग चुनकर भेजें, राजा का बेटा राजा बने ऐसा ना हो, लोग अपना नेता खुद चुनकर भेजें। उसका सपना ऐसा ही था। ये पेंटिंग उन्होंने कब बनाई थी, 1848 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेंटिंग किसने बनाई है और ये पेंटिंग कब बनी है। 2 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। पेंटिंग का नाम भी कई बार आ जाता है। चलिए 1848 में फ्रांसीसी क्रांति फ्रेडरिक सूरो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, यानी सीरीज बनाई थी उन्होंने 4 पेंटिंग्स की। इसमें अपने सपनों का उन्होंने संसार रचा। अब आप एक पेंटिंग बनाओ तो आप अपनी पेंटिंग को अपने हिसाब से कुछ भी कल्पना कर सकते हो। अगर मैं आपको बोलूँ 2050 की एक पेंटिंग बना दो कि 2050 की दुनिया कैसे होगी, तो आप क्या करोगे, उसमें जो आपको अच्छा लगेगा कि दुनिया ऐसी होनी चाहिए, आप वैसी ही दुनिया जो है बना दोगे। तो फ्रेडरिक सूरो ने भी 1848 में ऐसा ही किया। जो उनका अपने सपनों का संसार था वो उन्होंने इसमें रच दिया। उनके शब्दों में जनतांत्रिक, यानी जहाँ जनता का शासन हो, जनता के हिसाब से शासन हो, पावर जनता के हाथ में हो, और सामाजिक गणराज्य यानी कि जहाँ पर जनता जो है वो अपने लीडर को चुनकर भेजे, से मिलकर बना हुआ था। ठीक है, उनका संसार कैसा था, जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। ठीक है, तो पहले चित्र में क्या दिखाया है, यूरोप और अमेरिका के लोग, सभी उम्र के लोग हैं उसमें, बड़े भी हैं छोटे भी हैं, सभी सामाजिक वर्गों के लोग हैं, यानी कि अमीर भी हैं गरीब भी हैं, स्त्री पुरुष सब हैं, और एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं, यानी उसको होमेज प्रदान करते हुए जा रहे हैं, जैसे उसको रिस्पेक्ट देते हुए, नमस्ते करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपको याद ही होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता की महिला का रूप प्रदान करते थे स्वतंत्रता को। जैसे हम भी क्या बोलते हैं, देखो हम भारत को माता बोलते हैं, तो हमने भारत को एक महिला का रूप प्रदान किया हुआ है।
ऐसे ही फ्रांस में स्वतंत्रता को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तो बोला है, तो स्वतंत्रता को उन्होंने एक फीमेल फिगर के रूप में माना है, ठीक है। और स्वतंत्रता की एक तरीके से वो तो उनके लिए तो वो पूजनीय है। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल, ठीक है, जो उनके हाथ में है ना, ज्ञान की मशाल है, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, कि लोग जागृत हो गए हैं, अब लोगों को अपने अधिकार समझ में आ गए हैं, तो ज्ञान की मशाल से उनकी आप पहचान कर सकते हो। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं जो उनके हाथ में है, और उनके एक हाथ में तो ये ज्ञान की मशाल होगी और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। अब राजा के टाइम पे तो अधिकार थे नहीं, राजा के टाइम पे क्या होता था, सारे अधिकार जो होते थे वो राजा के हाथ में तो थे, लेकिन यहाँ पर इनके हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है, ठीक है। तो एक हाथ में क्या है, याद करो, ज्ञान की मशाल, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ज्ञान की मशाल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। और दूसरे हाथ में क्या, मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, ठीक है। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरकुंज संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। अगर आप देखो तो इस पिक्चर में आपको ज़मीन में कुछ ये कूड़ा दिखाई दे रहा है। ये कूड़ा क्या है, ये राजाओं के टूटे फूटे मुकुट वगैरह हैं, और ये दिखाया जा रहा है कि राजाओं का शासन पूरी तरह से समाप्त हो गया, सब ये कचरा बन गया एक तरीके से, अब तो ज़मीन में पड़ा हुआ है। निरकुंज क्यों कहा है इनको, देखो निरकुंज इसलिए कहा क्योंकि राजा के ऊपर किसी का अंकुश नहीं होता था। राजा जो होते थे वो कैसे होते थे भाई, राजा तो जो चाहे वो कर ले। राजा सड़क पे जा रहा है, अगर उसे कोई व्यक्ति नहीं समझ में आया तो बोले फांसी लगा दो, तो लगा दिया जाएगी। तो राजा का शासन तो बिल्कुल निरकुंज संस्थान था एक तरीके से। उनके अध्वस्त जो हैं अवशेष जो हैं बिखरे हुए हैं। सूर्यो ने, जो सूर्यो था हमारा फ्रेडरिक सूर्यो था, उसके कल्पना दर्श में यूटोपिया, उसको कल्पना दर्श बोलते हैं, यूटोपिया बोलते हैं। बताती हूँ अभी, मैं दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं। अब इन्होंने क्या है, पहले तो एक यूटोपियन विजन क्यों बताया, ऐसे कल्पना दर्श क्यों बताया। देखो यूटोपियन का मतलब होता है ऐसा विजन देखना, एक ऐसा सपना देखना, एक ऐसी सोसाइटी की कल्पना करना जो सच में हो ही नहीं सकती, इतनी अच्छी तो हो ही नहीं सकती। एक ऐसे समाज की कल्पना कर लेना इतना आदर्श हो कि उसका साकार होना लगभग असंभव हो। जिस समय ये जो फ्रेडरिक सूर्यो ने पेंटिंग बनाई है, उस समय राजा खत्म हो जाएंगे, सब लोग प्यार से रहेंगे, मिलकर रहेंगे, समाज में लोगों के पास अधिकार होंगे, ये सब एक यूटोपियन विजन था। बिकॉज उस समय वास्तविकता यही थी कि ये सब होना लगभग असंभव था, और इतना ज़्यादा आइडल समाज होना संभव नहीं होता जैसा कि ये चाहते थे, सूर्यो चाहते थे, ठीक है। तो सूर्यो के कल्पना दर्श में उन्होंने कल्पना ये तो की थी, यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं, जबकि ऐसा था नहीं। उस समय तो राजा होता था, राजा की ज़मीनें होती थी, राजा की ज़मीनें, राजा का प्रोविंस जिसे हम बोल सकते हैं। लेकिन ये क्या चाहते थे, फ्रेडरिक सूर्यो के अलग अलग राष्ट्र के समूह में लोग बट गए हैं। जैसे आज है ना, भारत एक है, पाकिस्तान एक है, नेपाल एक है, वो उस समय ऐसा सोचते थे। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड। अगर आप मूर्ति के आगे की बात करें, मूर्ति के, ये मूर्ति है, इससे आगे कौन निकल गया, संयुक्त राज्य अमेरिका आगे निकल गया, यानी कि वो स्वतंत्र हो चुका है उनकी कल्पना में, अभी सच में नहीं, उनकी कल्पना में। संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे, उनकी कल्पना में उन्होंने जो फोटो बनाई उनके हिसाब से संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड तो अब आज़ाद हो चुके हैं, इसलिए वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के आगे हैं, ठीक है। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास अभी पहुंचा ही, यानी कि फ्रांस को भी अब जो है बिल्कुल जो है स्वतंत्रता उनके सपने में मिलने ही वाली है। तो स्वतंत्रता के लिए कह सकते हैं कि फ्रांस जो है वो बिल्कुल पास आ चुका है, और अब बस जस्ट कि कुछ ही टाइम में फ्रांस भी स्वतंत्र हो जाएगा राजाओं से। फ्रांस के पीछे क्या है, जर्मनी के लोग हैं, ठीक है, और जर्मनी के लोगों के पास क्या है, काला, लाल और सुनहरा वो झंडा थामे हुए हैं। पहचान याद कर लेना। ये दिलचस्प है कि जिस समय सूर्यो ने ये छवि, यानी कि जो फोटो है, ये जो प्रिंट है वो बनाया था, जर्मन लोग तब तक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। पता है जर्मनी क्या था, ऐसे समझो कि जर्मनी एक ज़मीन है जहाँ पर क्या था, बहुत सारे टुकड़ों में ये ज़मीन बटी हुई थी, ठीक है। आज जिस ज़मीन को आप जर्मनी के नाम से जानते हो, ये छोटे छोटे जगहें थी, जर्मनी बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में था। ऐसे अलग अलग जगह लोग जो थे जर्मन भाषा ज़रूर बोलते थे, लेकिन जर्मनी कलेक्टिवली कोई एक जगह नहीं थी, ठीक है। जर्मनी नाम की कोई जगह थी नहीं, लेकिन कल्पना की जाती थी कि काश ये सारी छोटी छोटी जगहें जो हैं, जो छोटी छोटी रियासतें हैं राजाओं की, ये जो हैं मिल जाएं और क्या बन जाए, जर्मनी बन जाए, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, अपनी कल्पना में उसे जर्मनी बना लिया, ठीक है। जो वो चाहते थे अपनी कल्पना वो उन्होंने किया, अपनी पेंटिंग में बनाया। तो अब क्या होता है आगे देखो, फिर से पढ़ते हैं। ये दिलचस्प है कि जिस समय सूर्यो ने ये छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वे थामे हुए हैं वो 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है। उदारवादी लोग क्या सोचते थे, उदारवादी लोग क्या सोचते थे कि जर्मनी जो है क्या हो जाए भाई, छोटी छोटी रियासतों की बजाय मिलकर एक हो जाए, है ना।
उनकी जो लिबरल होप्स थी, उदारवादी उम्मीदें क्या होती है, लिबरल होप्स कि हम आज़ाद हो जाएंगे इन राजाओं की रियासतों से और फिर मिलकर जर्मनी जो है वो एक जगह, एक देश बन जाएगा, ठीक है, जिसमें जर्मन भाषी रियासतों की एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। अब ये लोग क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि जितनी भी जगहों में जर्मन भाषी यानी जर्मन बोलने वाली जो रियासतें हैं, राजाओं की रियासतें होती थी, वहाँ पर क्या हो, एक प्रजातांत्रिक, प्रजा के फेवर में कह सकते हो आप, प्रजा के लिए कह सकते हो, जहाँ पे प्रजा का शासन हो, एक ऐसा संविधान हो, प्रजातांत्रिक संविधान हो, है ना। संविधान क्या होता है, एक रूल बुक होती है जहाँ पर सारे रूल्स लिखे हुए होते हैं, देश कैसे चलेगा, कौन क्या काम करेगा, ठीक है। इसके अंतर्गत वो क्या चाहते थे, एक राष्ट्र राज्य का गठन हो, जैसे कि आज हमारा है, भारत है, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट है, हम चुन के भेजते हैं, हमारे लिए काम करती है, अगर हमें कुछ गलत लगता है तो हम आवाज़ भी उठा सकते हैं। राजाओं के टाइम पर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो वो लोग भी क्या चाहते थे, उदारवादी उम्मीदें यही बताई जा रही हैं कि जितनी भी जर्मन भाषी रियासतें हैं उनके लिए एक प्रजातांत्रिक संविधान बने और राष्ट्र राज्य बन जाए। तो सबसे आगे कौन चल रहा था, ध्यान करो, स्विट्जरलैंड चल रहा था, संयुक्त राज्य अमेरिका था जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के आगे निकल गया। फ्रांस अभी अभी लिबर्टी के पास पहुंचा ही है और उसके पीछे जर्मनी है, जो कि जर्मनी था ही नहीं उस समय, ठीक है, लेकिन उन्होंने कल्पना कर ली कि जर्मनी बन गया है, आज़ाद हो चुका है आज। जर्मन लोगों के बाद कौन कौन लोग हैं, ऑस्ट्रिया, दोस्त सिसिली की राजशाही, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ये सब भी चाहते हैं कि हम भी आज़ाद हो जाएं, ठीक है। तो ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़रें जमाए हुए हैं, वो सब देख रहे हैं, है ना। एक तरीके से खुश भी हो रहे हैं कि भाई किस तरीके से नीचे जो है धरती पर स्वतंत्रता का अब एक नया जो है उफान आया हुआ है। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्र राज्यों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। सारे भगवान एक साथ ऊपर हैं, कितना भाईचारा है, यही उन्होंने दिखाया है कि सभी जो भगवान है वो उतारा है आसमान में सामने और इन सबको वो देख रहे हैं, भाईचारे के प्रतीक के रूप में दिखाया, ध्यान रखना। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिसकी कल्पना अभिव्यक्ति सूर्य ने चित्र 1 में की थी, है ना। इस चैप्टर में जो है ऐसी बहुत सारी बातें आएंगी जैसा कि सूर्य ने सोचा था और आगे धीरे 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 वैसा हुआ। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा था जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए थे। देखो, नेशनलिज्म जो होता है एक बहुत बड़ी ताकत बन गया था लोगों के अंदर। ये जब लोगों को समझ में आया ना कि हम सबकी प्रॉब्लम सेम है, हम तो सब लोग आपस में सेम है, तो ये लोग इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद इन्होंने एक साथ विद्रोह किया, तो वो था राष्ट्रवाद। ये समझना कि हम लोग एक ही देश के नागरिक हैं, हम लोगों में भाईचारा होना चाहिए, हम सब मिलकर करें तो अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं, अपने देश के प्रति प्रेम वाली भावना, ये सब धीरे धीरे उभरने लगी थी, ठीक है। और इसकी वजह से पूरी राजनीति पलट के रह गई थी। भी राजनीति क्या, राजा के हाथ से सारा शासन पब्लिक के हाथ पे आ गया। मानसिक जगत में भारी परिवर्तन हुए, लोगों की मेंटेलिटी चेंज हो गई। पहले क्या मेंटेलिटी थी कि भाई राजा जो कहेगा वो हमें मानना है, राजा जो कहेगा वो हमें मानना है। एक राजा अगर पता युद्ध में हार भी जाता था तो जब नया राजा चुन के आता था तो लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता था ज़्यादा, वो दूसरे राजा के प्रति अपने आप को समझने लगते थे कि हाँ भाई ठीक है, अब हमारे ये राजा है तो हमें इन्हें फॉलो करना है। अपना दिमाग बहुत कम चलाते थे लोग। लेकिन अब इस तरह की जब यूरोप में जब ये राष्ट्रवाद वगैरह की फीलिंग आती है 19वीं सदी के दौरान, जब ये राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बन के उभरा कि पूरे यूरोप के राजनीति में और मानसिक जगत में लोगों की थॉट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया था। इन परिवर्तनों से अंततः यानी कि फाइनली यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंश साम्राज्यों में, राष्ट्रीय मतलब ये कैसे हुआ, क्या होता था पहले वंशवाद चलता था ना, वंश से साम्राज्य बनते थे ना, राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, इस तरह उनके स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। पहले तो क्या होता था, बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य होते थे, लेकिन बाद में राष्ट्र राज्य, यानी कि जहाँ पर आप गवर्नमेंट चुनेंगे, गवर्नमेंट आपके द्वारा चुनेगी, जैसे आज हमारा भारत है ना, और हमारे लिए फिर वो काम करेगी। तो ऐसे राष्ट्रों का धीरे धीरे उदय होता है। यूरोप में लंबे समय तक एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे। बहुत टाइम तक ये सब गतिविधियां चलती रही। ऐसा तो हुआ नहीं कि रात को लोगों ने सोचा कि कल राजा को हटा देते हैं, फिर उसके बाद जो है सीधा हमारा जो है हम अपनी गवर्नमेंट चुन लेंगे। ऐसा नहीं हुआ था भाई, बहुत सारी गतिविधियाँ हुई थी, बहुत सारे मतलब एक तरीके से युद्ध लड़े गए थे, है ना। लोगों ने बहुत क्रांति करी थी और इस तरह के विचार, फिर बहुत सारी और भी गतिविधियाँ की गई थी। सिर्फ युद्ध ही नहीं लड़े गए थे, लोगों को समझाया गया था, उनके लिए झंडे बनाए गए थे। अभी आगे आगे आप पढ़ोगे, लोगों को बहुत सारे भाषण दिए गए थे, उन्हें बताया गया था कि आपके पिता की ज़मीन है ये, आप यहाँ के नागरिक हो, अपने देश से प्रेम करो, ऐसे बहुत समझाया गया था। बहुत सारी गतिविधियाँ की गई थी, बहुत सारे ग्रुप्स बनाए गए थे, तो बहुत कुछ हुआ था जिससे लोगों के अंदर ये चीज़ें फीलिंग आ सके। अब जैसे आज अगर मैं ये चाहूँ कि मैं आपको किसी बात के लिए कन्विंस करूँ, तो क्या मैं आपको बोलूँगी और आप एक ही बात से कन्विंस हो जाओगे? नहीं ना, मैं बहुत सारे तरीके अपनाऊँगी आपको कन्विंस करने के, ऐसे कि जो लोग ये बात समझ गए थे
कि भाई राजा जो है वो गलत कर रहा है और हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, नेशन स्टेट्स बनाने चाहिए, मोनार्कियल सिस्टम खत्म होना चाहिए। तो उन ग्रुप्स के लोगों ने बहुत कुछ किया, जैसे हमारे भारत को आज़ादी दिलाने के लिए शहीद भगत सिंह ने, लाला लाजपत राय ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इन लोगों ने क्या नहीं किया, इन लोगों ने बहुत कुछ किया होगा, तब जाके पूरी पब्लिक इनके साथ आई होगी। सेम एज इन लोगों ने भी बहुत कुछ किया यूरोप के लोगों ने, और फिर जाकर सारी पब्लिक को समझ में आई थी सारी कहानी, उन्होंने साथ दिया था, ठीक है। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उनके अधिकांश नागरिकों की एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। अब देखो क्या है यहाँ पर, लेकिन राष्ट्र राज्यों में ना तो केवल उनके शासकों बल्कि उनके अधिकांश नागरिकों में भी, राजा ही नहीं बल्कि नागरिकों में भी एक साझा पहचान का भाव या साझा इतिहास या विरासत की भावना थी कि भाई हम लोग की पहचान क्या है। राष्ट्र राज्यों में क्या होता है, मोदी जी क्या कहते हैं, मैं भारतीय हूँ, हम लोग क्या बोलते हैं, हम भी भारतीय हैं, ठीक है। साझा इतिहास है, मोदी जी का जो पूर्वज रहे वो भी वही थे, गांधी जी वगैरह, जवाहरलाल नेहरू वगैरह, राइट, वो भी उन्हीं को मानते हैं, हम भी यही मानते हैं। और विरासत की भावना क्या है कि देश उन लोगों की जो हमारे पूर्वज थे उनकी विरासत है। तो ये सारी भावनाएं जो हैं ये हमारे अंदर भी आई थी धीरे धीरे। तो यही होता है राष्ट्र राज्य में। राष्ट्र राज्य में शासक ही नहीं बल्कि सभी लोगों में, अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान के भाव होता है कि भाई हम सब भारतीय हैं, जैसे हमारे अंदर है हम सब भारतीय हैं, ठीक है। हमारा साझा इतिहास है, हमें विरासत की भावना है कि जो सब कुछ हमें मिला है वो विरासत में मिला है, राइट, पीछे से। साझेपन की भावना अनंत काल से नहीं थी भाई, पहले तो लोगों को ऐसा कुछ था ही नहीं, बस राजा ने जो कह दिया सब ये समझते थे हम तो राजा के अंडर में हैं बस। तो ये कॉमननेस पहले नहीं थी, ये संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। उन्होंने बहुत लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की थी, बहुत समझाया गया था। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिसके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो अर्नेस्ट रेनन के विचार में वो कहते हैं कि भाई क्या है राष्ट्र, क्या है। तो फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन ने 1882 में सोबान विश्वविद्यालय में दिए एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया कि इनके हिसाब से राष्ट्र क्या होना चाहिए। बाद में ये व्याख्यान जो एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में भी छपा था जिसका शीर्षक था, बताओ, ये तो आपका कोई फ्रांसीसी वर्ड ही है, ठीक है, ये याद कर लेना, राष्ट्र क्या है। इस निबंध के में रेनन अन्य लोगों से प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करते हैं कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बना हुआ है। मोटा मोटा आपको याद करना है कि अर्नेस्ट रेनन कौन थे, वो एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, ठीक है। बाकी इन्होंने इतना लंबा ये सारी कहानी जो बोली है एक बार रीडिंग मार लेना, मुश्किल है यहाँ से कोई क्वेश्चन बनना। ये आ जाता है भाई जनमत संग्रह क्या होता है, एक प्रत्यक्ष मतदान, ठीक है, जहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए कि ये कहा गया कि भाई ये कोई भी फैसला एक आया तो लोगों से पूछा गया कि आपको मंजूर है या नहीं मंजूर है, तो या तो उस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे या तो अस्वीकार करेंगे। इसको बोलते हैं जनमत संग्रह करना, लोगों से पूछना कि करें या रहने दें, ठीक है। यहाँ पर आपके दो चीज़ें आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। निरकुंशवाद क्या होता है, राजा वाला शासन हो सकता है, एब्सोल्यूटिज्म वाला, ठीक है, एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी का कोई अंकुश नहीं होता। तो राजाओं की सत्ता पर ही तो है ना, किसी का अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरकुंश सरकार कहा जाता था, जहाँ राजा जो चाहे वो कर सकता था, जो अत्यंत केंद्रीयकृत थी। केंद्रीयकृत मतलब राजा का ही सब कुछ चलता था और तो कोई था नहीं, इतना सैन्य बल था राजा के पास, और अधिकारित और दमनकारी सरकारें होती थी, मतलब जो चाहे वो करती थी। आपको लग रहा है इस बंदे का खेत ले लेना है, ले लो, कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं थी। तो दमनकारी सरकारें भी थी ऐसी बहुत सारी। और कल्पना आदर्श यानी कि यूटोपिया का मतलब यही होता है कि एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श हो कि इसका साकार होना भी लगभग असंभव होता है। अब अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इसके आगे का पार्ट, ठीक है। मल्टीपल वीडियोज़ में चैप्टर आएगा। थैंक यू।